नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ठगी का शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता साइबर ठगों के झांसे में आकर 10,000 रुपए गवा बैठे हैं। ठग ने अपने व्हाट्सएप पर एलजी की फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल कर 1 लाख रुपए का डोनेशन मांगा। इस पर आदेश गुप्ता ने मीटिंग में होने की बात कहकर अपने बेटे को डोनेशन देने को कहा। शुरू में 10,000 रुपए दिए गए, इसके बाद उन्हें शक हुआ। इस मामले में आदेश गुप्ता ने पुलिस से शिकायत की। जानकारी के अनुसार एक बैठक के बीच बुधवार को आदेश गुप्ता को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की फोटो लगा हुआ व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने एक सामाजिक संस्था को 1 लाख रुपए डोनेशन देने के लिए कहा। आवाज साफ नहीं आने और आदेश गुप्ता के बैठक के बीच में होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को डोनेशन देने के लिए कहा। 10,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद आदेश गुप्ता के बेटे को शक हुआ। उन्होंने दोबारा उस नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। बाद में नंबर की पड़ताल करने पर पता चला कि वो नंबर उज्बेकिस्तान का था। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। साइबर ठगों के झांसे में आकर आदेश गुप्ता ने 10,000 रुपए गवा दिए हैं। हालांकि डोनेशन 1 लाख रुपए का मांगा गया था, लेकिन समय रहते और आदेश गुप्ता के बेटे की समझदारी की वजह से उनका लाखों का नुकसान होने से बचा। हालांकि 10,000 रुपए गवा दिए हैं। ठग ने अपने व्हाट्सएप पर एलजी की फोटो लगाकर उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया था और 1 लाख रुपए का डोनेशन मांगा था। इस पर आदेश गुप्ता ने मीटिंग में होने की बात कहकर अपने बेटे को डोनेशन देने के लिए कहा था, जिसके बाद डोनेशन के लिए शुरू में 10,000 रुपए दिए गए। इसके बाद जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। दोबारा जब नंबर पर फोन किया गया तो फोन नहीं लगा, जिसकी वजह से इसकी पड़ताल की गई और पड़ताल करने पर पता चला कि वह नंबर उज्बेकिस्तान का था और इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दी है। हालांकि 1 लाख रुपए का डोनेशन मांगा गया था, लेकिन समझदारी की वजह से आदेश गुप्ता का लाखों का नुकसान होने से बच गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं दिल्ली में आदेश गुप्ता, उनको साइबर ठगों की तरफ से कॉल आया, जिसके बाद 10,000 रुपए की चपत उन्हें लगी है, लेकिन गनीमत रही कि लाखों का नुकसान होने से बचा है समझदारी की वजह से। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के हौसले जो है वो लगातार इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि किसी को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। यहाँ पर बात करें अब ताजे मामले की, तो इसके अंदर जिस तरीके से दिल्ली भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, अब उनको निशाना बनाया गया है, क्योंकि जिस नंबर से उनको व्हाट्सएप कॉल की गई थी उस पर प्रोफाइल फाइल जो थी वो उपराज्यपाल की लगी हुई थी और जो आदेश गुप्ता है वो एक मीटिंग के अंदर बैठे थे। उस दौरान पर उनको पास एक कॉल आती है और उनसे ये कहा जाता है कि वो किसी चीज के लिए उनको 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो डोनेशन करना चाहते हैं और डोनेशन आपको भी करना है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आदेश गुप्ता की, तो आदेश गुप्ता को पूरी बात समझ में नहीं आई और मीटिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटे को फोन दिया और उन्होंने कहा कि डोनेशन कर दो। और जैसे ही उन्होंने 10,000 रुपए की डोनेशन करी, उनके बाद कहीं ना कहीं उनको बेटे को शक होता है कि वाकई में ही सच्चाई क्या है। उन्होंने बैक कर कॉल की तो उस पर नहीं उठाया गया और जब उसकी जांच की गई तो उस नंबर की, तो ये पता लगा कि वो उज्बेकिस्तान का नंबर है, यानी कि बाहर कंट्री का नंबर है। और सीधे सीधे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जो है वो इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाना दिल्ली पुलिस के लिए अब मुश्किलें बनते हुए नजर आ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं आम जनता भी इसका शिकार होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब दिल्ली भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष है उनको भी निशाना बनाया गया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पुलिस की छवि जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है और साइबर क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जी
जिस तरीके से साइबर ठग लगातार अपना जो गिरोह है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे में जब राजनेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता फिर क्या करे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जय की बात करें जिस तरीके से साइबर क्राइम के, तो साइबर क्राइम जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसके ऊपर अंकुश लगाना अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मुश्किल और चुनौती बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं पूर्व अध्यक्ष जो है वो दिल्ली प्रदेश जो क्या कहते हैं आदेश गुप्ता, अब उनके ऊपर ही इस तरीके का साइबर क्राइम का जो ठग है वो यानी कार्रवाई कर चुके हैं और 10,000 रुपए की चपत भी लग चुकी है। मगर आम जनता की बात करें, आम जनता भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं उनके ठग का शिकार होती हुई नजर आ रही है। कभी उनके बैंकों से पैसे गायब हो जाते हैं, कभी उनके कहते हैं एटीएम गायब हो जाते हैं, कभी उनके कहते हैं पेटीएम से कहीं ना कहीं पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस तरीके के जो निशान शिकार है वो कहीं ना कहीं आम जनता को बनाया जा रहा है। मगर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए कदम उठाती हुई नजर आ रही है और इसकी शिकायत जो है दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के अंदर दर्ज भी कराई गई है। मगर अब देखना होगा क्या वाकई में ही साइबर सेल जो है वो इसके अंदर कार्रवाई कर पाएगा, उनके जो पैसे गए हैं 10,000 रुपए क्या वो वापस मिल पाएंगे? अगर वो वापस मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी यही सवाल खड़ा होगा कि आम जनता के भी जो साइबर क्राइम के द्वारा जो पैसे गायब हुए या फिर ठगी के शिकार बने हैं, क्या उनके लिए भी इस तरीके का कदम उठाया जाएगा? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से साइबर ठगी का शिकार हुए हैं आदेश गुप्ता, ऐसे में जिस 1 लाख रुपए का डोनेशन मांगा गया था, लेकिन समझदारी की वजह से ये बचत हुई है और 10,000 रुपए जो है उसकी चपत लगी है आदेश गुप्ता को। उज्बेकिस्तान का ये नंबर बताया जा रहा है, क्या इस पर कार्रवाई की गई है और अगर कार्रवाई हुई तो कहां तक ये कार्रवाई पहुंची? देखिए, बात करें यहाँ पर जिस तरीके से आदेश गुप्ता की, तो आदेश गुप्ता को कहीं ना कहीं जिस नंबर से फोन आया था उस पर प्रोफाइल जो थी वो हाई प्रोफाइल लगी हुई थी, यानी कि उपराज्यपाल की ही प्रोफाइल लगाई गई थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता को समझने में कहीं ना कहीं देरी हुई। दूसरा, वो मीटिंग के अंदर थे जिसकी वजह से उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और अपने बेटे को फोन दे दिया। उन्होंने कहा कि डोनेशन कर दो 1 लाख रुपए की, मगर यहाँ पर उन्होंने भी गौर नहीं करा, यानी कि उनके बेटे ने भी इतना गौर नहीं करा कि वाकई में ही जो नंबर से कॉल आया है और जिससे डोनेशन मांगी जा रही है वो कौन है। यहाँ पर 10,000 रुपए की डोनेशन की गई है, उसके बाद में जब उनको शक हुआ तब जाके उसकी जांच की गई है, मगर कहीं ना कहीं सिर्फ 10,000 रुपए की ही चपत लगी। मगर यहाँ पर आम जनता की बात करें, लाखों रुपए जो है वो आम जनता ने जो है वो इसी तरीके से गवा देती है और कहीं ना कहीं उसका शिकार जो है वो आम जनता बनती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें आदेश गुप्ता की, तो आदेश गुप्ता के द्वारा अब उनके कहीं ना कहीं दिल्ली के साइबर सेल के अंदर शिकायत जरूर दर्ज की गई है, मगर अभी तक दिल्ली साइबर सेल के द्वारा कितनी कार्रवाई की गई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर कहीं ना कहीं दिल्ली साइबर सेल जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्रवाई करती है और कहीं ना कहीं जो 10,000 रुपए गए हैं अगर वो वापस कर लेती है किसी तरीके से, तो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आम जनता के लिए भी क्या दिल्ली साइबर सेल जो है वो क्या इसी तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आम जनता के पैसे जो है एक बार जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद नवनिर्वाचित महापौर, पार्षद और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि 26 मई यानी आज और 27 मई को अपने अपने जिलों में पार्षदों और नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के साथ शपथ लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की आधिकारिक सूची सरकार को पहले ही सौंप दी थी। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेयर सुषमा खरकवाल के साथ नगर निगम के 110 पार्षद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ लेंगे। नगर विकास विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन जिन जिलों में महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। इन सभी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निकाय चुनाव में सभी नवनिर्वाचित सदस्य निकाय संबंधी तेजी दिखाते मिलेंगे। तो
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद आज नवनिर्वाचित महापौर, पार्षद और जिला पंचायत अध्यक्ष अब शपथ लेंगे। आज और कल 2 दिन का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की आधिकारिक सूची सरकार को पहले ही सौंप दी थी। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल के साथ नगर निगम के 110 पार्षद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ लेंगे। नगर विकास विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए उसके बाद लंबे समय से इंतजार था कि कब निकाय चुनाव में जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो शपथ लेंगे, उसका इंतजार अब थमता नजर आ रहा है। आज और कल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। देखिए, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो नगर निगम के जो पार्षद चुने गए थे और मेयर चुने गए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष, इन सब की कहीं ना कहीं 2 दिनों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में आज जो कि लखनऊ मेयर है सुषमा खरकवाल अपने 110 पार्षदों के साथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह होकर शपथ लेने का काम करेंगे। साथ ही साथ शपथ लेने के बाद वो अपनी गद्दी, यानी कह सकते हैं कि महापौर की जो गद्दी होती है उस पर बैठ जाएंगे और जो शहर की सरकार चुनने के बाद जनता ने जो फैसला दिया है उस फैसले का कह सकता है कि जो प्रतिनिधि बनकर, जनता का प्रतिनिधि बनकर जो आए सुषमा खरकवाल, वो लखनऊ की जनता का काम करने का काम करेंगे। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह के इंतजाम की जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद समेत जो शपथ ग्रहण समारोह होंगे उसमें उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और आज भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो पूरी तरह से नगर निगम भी तैयार है और आज ही शपथ ग्रहण समारोह का दौर जो नगर निकाय के जो प्रतिनिधि चुने गए थे उनका दौर चलेगा। आज और कल 2 दिन कहीं ना कहीं दौर चलने का काम होगा। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों को शामिल होने की बात कही जा रही है, कई मंत्री आज भी शामिल होंगे और कई मंत्री जब पार्षद शपथ लेंगे तो उसमें भी शामिल होने की बात कही जा रही है। देखिए, मेयर और पार्षद दोनों की ही जो साथ में चुने गए हैं, हालांकि दोनों का ही रिजल्ट एक साथ आया तो दोनों की ही शपथ ग्रहण एक साथ होंगे। और नगर पालिका अध्यक्ष कह सकते हैं कि वो सभी जो उनका शपथ ग्रहण समारोह उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो सभी को जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री कहीं ना कहीं जो शहर की सरकार चुनी गई बीजेपी की 17 की 17 मेयर थी, उन मेयर सीटों पर पूरी तरह के क्लीन स्वीप मारने का काम किया है और सभी शपथ ग्रहण समारोह में कहीं ना कहीं शामिल, किसी न किसी जिले में शामिल होंगे। और कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण सरकार मानी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार जरूर कही जा सकती है। तीनों मिलकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे, राजधानी लखनऊ का विकास करने का काम किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व सलाहकार भरत इंद्र सिंह चहल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप उन पर लगा है। चहल कई समन के बावजूद मामले की जांच कर रहे पंजाब सतर्कता ब्यूरो के सामने पेश होने में विफल रहे हैं। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मनीष अरोड़ा की अदालत में याचिका का विरोध करते हुए पुलिस उप अधीक्षक सतपाल शर्मा ने यह कहा कि चहल के खिलाफ जांच शुरू की गई थी और वो कई नोटिस के बावजूद जांच की तारीख में शामिल नहीं हो रहे हैं। चहल के खिलाफ आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। चहल के वकील ने उनके
खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए गिरफ्तारी, पूर्व जमानत की गुहार भी लगाई है। दोनों पक्षों को सुनने और बीवी द्वारा चहल की बेहिसाब संपत्तियों को सूचीबद्ध करने वाले रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। तो आपको बता दें कि एक स्थानीय अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। ऐसे में चहल कई समन के बावजूद मामले की जांच कर रहे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के सामने पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो के तरफ से ये साफ कहा गया कि उनको कई बार नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस के बावजूद वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। विजिलेंस ने चहल की बेहिसाब संपत्तियों को सूचीबद्ध किया है और इसका रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा और इस रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व सलाहकार भरत इंदर की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है उनकी। बिल्कुल मुस्कान, लगातार विजिलेंस द्वारा बार बार विजिलेंस दफ्तर जांच के लिए बुलाया गया भरत सिंह चहल को, पर वो नहीं पहुंचे। कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के वो जांच में शामिल नहीं हो पाए। पर कल जो उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की हुई थी, वो सेशन कोर्ट द्वारा जो है खारिज कर दी गई है। मुस्कान, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल, जो कि जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, आमदन से ज्यादा जायदाद का मुकदमा ये बताया जा रहा है, क्योंकि कई उनके, चाहे वो पहले से हो, चाहे आलिशान कोठियां हो, चाहे और कई लग्जरी प्रॉपर्टियों के माध्यम से जो आय से ज्यादा संपत्ति की जांच चल रही थी, उसमें इनको कसूरवार बताया गया। अब देखना ये होगा भी भरत इंदर सिंह चहल जो बार बार मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर विजिलेंस में शामिल नहीं हो रहे, तो सेशन कोर्ट ने जो अब इनको जो इनकी अग्रिम जमानत जो है खारिज की है, उस पे आगे क्या देखना होगा उसका। मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई बार ये कहा गया है विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से कि उनको कई बार बुलाया गया है, लेकिन वो तारीख पर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन उनके वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। बिल्कुल मुस्कान, बार बार जो है स्वास्थ्य का खराब होना, यही जांच कोर्ट में जो है बोला गया है। पर इसी को देखते हुए इस बार कोर्ट द्वारा उनकी जो अग्रिम याचिका थी उसको खारिज कर दी गया। अब देखना ये होगा अभी भरत इंदर सिंह चहल को विजिलेंस में पहुंचना पड़ेगा और जांच में शामिल होना पड़ेगा। मुस्कान, ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2023 में 10वीं कक्षा के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम आज यानी शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। हाल ही में बोर्ड द्वारा 12वीं का नतीजा जारी किया गया था। 12वीं श्रेणी में लड़कियों ने बाजी मारी थी। संबंधित परीक्षार्थी यह परिणाम अगले दिन 27 मई को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। गौर हो कि बीते दिन वीरवार को हिमाचल बोर्ड द्वारा भी 10वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान किया गया था। उससे कुछ समय पहले ही सीबीएसई बोर्ड द्वारा भी नतीजों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इस बार बोर्ड द्वारा मेरिट लिस्ट या टॉपर्स की सूची जारी नहीं की गई थी।
तो आपको बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2023 में 10वीं कक्षा के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाना है। जिसको लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि आज परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाल ही में बोर्ड द्वारा 12वीं का नतीजा भी जारी किया गया था। 12वीं श्रेणी में लड़कियों ने बाजी मारी थी और अब 10वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित होने जा रहे हैं। इन नतीजों को संबंधित परीक्षार्थी अगले दिन 27 मई को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे और अपने नतीजों को वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2023 में 10वीं कक्षा के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाने हैं। बच्चों को इन परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। लगातार परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आज 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? निकला है और कुछ ही घंटे के बाद जो है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है वो 10वीं का रिजल्ट जो है निकालने जा रहा है। 10वीं का नतीजा जो है निकालने जा रहा है। कहीं ना कहीं पिछले अगर नतीजा की बात करें तो पिछले नतीजा में ही जो है लड़कियों में बाजी जो है पंजाब में बाजी। अब देखना होगा कि 10वीं में लड़कियां बाजी मारती है या लड़के बाजी मारते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज 11:30 बजे जो मेरिट लिस्ट जारी होनी है जिसमें पंजाब के शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार आया है। और अगर देखा जाए तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन वरिंदर जी की बात माने तो वरिंदर जी ने यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो लड़कियां बाजी मार रही है और हो सकता है कि पूरी लड़कियां बाजी मारे। और जो है 11:30 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा कि पहले जो है 3 पोजीशन पे कौन रहने वाला है और कितने अंकों से जो है वो एक से दूसरे पोजीशन तक पोजीशन पे जो है छात्र वो नजर आएंगे। हालांकि अगर पूर्ण तौर पर रिजल्ट देखने की बात की जाए तो पूर्ण तौर पर रिजल्ट जो है वो उसके कुछ ही घंटों बाद जो है देखा जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं पहले से पोजीशन की बात है तो अनाउंसमेंट जो है आज 11:30 बजे उसकी नजर आएगी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आ जाएं तो दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक को राज्यसभा में पारित करने से रोका जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलने के लिए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पवार ने अध्यादेश के खिलाफ आपकी लड़ाई में केजरीवाल को समर्थन का आश्वासन दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले में केजरीवाल को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया था। दो 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015 अब मई 2023 हो गया। 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 संविधान पीठ ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के, धमका के, पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के, एमएलए को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछते हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के, खरीद के, अध्यादेश जारी करके काम न। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर रखे अरविंद केजरीवाल, पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद कल शरद पवार से मिले हैं और एक बार फिर से उनको शरद पवार की तरफ से भी आश्वासन मिला है। बिल्कुल, देखिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने न सिर्फ उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि वह उनकी मदद करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, बल्कि
देश की सभी विरोधी दलों को भी उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल के इस मुहिम में उनका समर्थन करें। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार अगर लोकसभा में अध्यादेश का ऑर्डिनेंस लाती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसे किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे। इस आश्वासन के तहत उन्होंने देश के सभी लोगों से आह्वान भी किया है कि आप सब लोग जो है एक साथ आइए, देश के इस जो भलाई का काम अरविंद केजरीवाल कर रहा है, देश को बचाने का जो काम कर रहा है, उसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसी भी राज्य में जनता के द्वारा न चुनी हुई सरकार को भी सरकार बनाने की जो कोशिश कर रहा है, जो लगातार लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, विधायकों को खरीदने से लेकर विधायकों के ऊपर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अब जागने की जरूरत है, इस पर दबाव बनाने की जरूरत है। अन्यथा भारत में इस तरह का जो है कानून व्यवस्था लोकतंत्र जो है खत्म कर देंगे। जी, अरविंद केजरीवाल को पहले ममता बनर्जी, उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार से अब समर्थन मिल चुका है इस अध्यादेश को जब लाया जाएगा तो उसे गिराने का। ऐसे में उद्धव जो शरद पवार हैं वो यहाँ पर किस तरीके की बात कहते सुनाई दिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा कि हम पूरे देश के जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, नेता हैं, पार्टियां हैं, उनके पास जाएंगे, उन सभी से अनुरोध करेंगे कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, ये किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश की लड़ाई है। अगर हम अब नहीं जागे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना कब्जा जमाएगी। उनका उद्देश्य है कि किसी भी हालात में कब्जा जमाना। किसी भी राज्य में सरकार आए या न आए, सत्ता में वो चुनकर आए या न आए, लेकिन उनके पास सरकारी एजेंसियां हैं, उनके पास पैसे हैं, उन्हीं पैसों के दम पे विधायकों को खरीदा जाता है। अगर विधायक उनके हक में नहीं आते हैं तो उन्हें ईडी सीबीआई की जांच का डर दिखाकर उन्हें अपने साथ लिया जाता है। 2/3 ना होते हुए भी सरकार बना ली जाती है। तो ये कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ है। हम सबको मिलकर संविधान को बचाना है, हम सबको मिलकर देश को बचाना है और इसमें अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के विपक्ष की लड़ाई है। सबको एकजुट होना होगा। जब एकजुट होंगे तब आने वाले समय में हम इनका कड़ा विरोध करेंगे और इनके द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश ऑर्डिनेंस कानून को हम रोक पाएंगे। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सीएम धामी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। वहीं समिति भी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने राजधानी देहरादून में 24 मई को विभिन्न वर्गों के सुझाव लिए, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं। और 25 मई को यूसीसी कमेटी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिरकत नहीं की। लेकिन जानकारी के मुताबिक अन्य दलों ने जैसे कि एआईएमआईएम, सपा ने अपने विचार कमेटी के सामने रखे हैं। आप और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना रहा कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने शिरकत इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी पार्टी के द्वारा कमेटी के अध्ययन के लिए कमेटी से मसौदा मांगा गया था, जो कि नहीं दिया गया। आप किस रूप में देखते हैं समान नागरिक संहिता को? समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से उस पर विचार होना चाहिए और कानून एक जैसा लागू होना चाहिए देश में। चूँकि संविधान में हमारी स्वतंत्रता तो है, लेकिन कई जगह इतनी उलझनें होती हैं कि धर्म और जाति के आधार पर उसको ले जाया जाता है, जिससे जो एकता होनी चाहिए वो उसमें अलगाववाद सा पैदा होता है। उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी की भावना को चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन सामूहिक रूप से एक निर्णय हो तो देश जब एक हो गया, इतने दिन आज़ादी को हो गए, उस पर गंभीरता से विचार मनन करना चाहिए। ये हमारे जो आयोजक हैं उन्होंने एक, मैं कहूँगा उसमें भूल की क्या कि जैसे हमारे राष्ट्रीय पार्टी को उसका
कच्चा ड्राफ्ट बनाया होगा उन्होंने, उसको देना चाहिए था, जिस पर हम लोग बैठकर मंथन करते, विचार करते, अपनी सही राय दे सकते थे। लेकिन वो ड्राफ्ट कुछ मिलने की वजह से शायद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी को सूचना मिली, इसलिए उसमें प्रतिभाग नहीं किया जा सकता। जो बात हुई थी वो उनको भेजना चाहिए था, जिस पर मध्ययन करते, विचार करते, और विचार वहाँ रखते जो उसमें समाहित किया जा सकते थे। तो ऐसे हैच पाच में तो कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। ये बड़ा गंभीर मामला, बड़ी गंभीरता से इसमें विचार करना है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हमारे प्रोफेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब की राय उसमें लेनी चाहिए और ये बनना चाहिए। ये एक समाज हमारा है तो समाज पहले है, देश पहले, और इसमें जाति और धर्म बाद में है। वो जाति धर्म में कोई ऐसे ना है कि एक दूसरे से कहीं टकराव हो जाए, इतनी विभिन्नता हो उसमें कि हमारे जो संविधान है उसका मजाक लग जाए उनने। इसलिए कहीं ना कहीं उससे बैठकर गंभीर चिंतन के विचार समान आचार संहिता में निश्चित रूप से समय की आवश्यकता मैं समझता हूँ होना चाहिए उसमें। लेकिन किसी के धार्मिक भावनाओं पर हर्ट भी नहीं होनी चाहिए, उसको चोट भी नहीं पहुँचनी चाहिए। ये बात बैठकर जब सब लोग बैठेंगे तो इसमें अच्छा परिणाम निकला, मैं समझता हूँ। अच्छा, दो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तारिक अंसारी मौजूद हैं। तारिक, जिस तरीके से यूसीसी कमेटी ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों के सुझाव लिए हैं, साथ ही साथ आम जनता के भी सुझाव लिए, किस प्रकार के सुझाव कमेटी को दिए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में जो है कमेटी करीब 30 बैठकें तक कर चुकी है। अलग अलग जिलों में इस बार नंबर जो है राजधानी देहरादून का था। देहरादून में जो है कमेटी ने 24 और 25 मई को जो है राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया था। उसी पर वो राज्य में 24 तारीख में वो तमाम विभिन्न वर्गों के लोग और आयोग के लोग वहां पर यूसीसी कमेटी के सामने आए। बैठक में उन्होंने शिरकत की और अपनी राय दी। इसी क्रम में फिर 25 मई में जो है कमेटी ने राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था, राजनीतिक दलों से राय मांगी थी, लेकिन उसमें विपक्ष ने शिरकत नहीं की। न कांग्रेस ने शिरकत की, न आम आदमी पार्टी ने जो है शिरकत की। हालांकि समाजवादी पार्टी ने और AIIM ने जो है उसमें शिरकत। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने जो मसौदा तैयार हुआ है कमेटी से, वो मसौदा मांगा था ताकि उसका अध्ययन कर समझ सके कि आखिर कमेटी ने कानून में क्या बनाया। सेम चीज जो है आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि उन्होंने कमेटी से जो है मसौदा मांगा था, लेकिन कमेटी ने नहीं दिया। इसीलिए चर्चा में शामिल तो बिल्कुल साफ तौर पर ये बात खुलकर आ गई है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इस कानून के समर्थन में नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये कानून जो है उत्तराखंड में लागू हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर उन्होंने बात कही है कि कानून सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए उत्तराखंड में कानून। इसलिए इस कानून पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को जो है बढ़त मिल सके। जबकि कांग्रेस का बिल्कुल साफ तौर पर ये भी कहना है कि इस बार जो है बीजेपी की हार होगी। जी मुस्कान। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार सुबह धर्मशाला से अचानक पहले दिल्ली रवाना हुए और यहां से वो हैदराबाद गए। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में अगले साल जनवरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी वहां भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की गारंटी दे सकती है। इससे पहले ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों ने भरोसा जगाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पब्लिक मीटिंग के लिए विशेष तौर पर हैदराबाद बुलाया। हालांकि 4 दिन पहले तय उनके कार्यक्रम में हैदराबाद का कोई उल्लेख नहीं था। हिमाचल सरकार पहले ही ओपीएस को बहाल कर चुकी है, इसलिए तेलंगाना कांग्रेस हिमाचल के मॉडल पर ओपीएस बहाली की गारंटी कर्मचारियों को दे सकती है। इससे पहले कर्नाटक के कर्मचारी भी मुख्यमंत्री सुक्खू से ओपीएस बहाली को लेकर बेंगलुरु में मिल चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ओपीएस के कारण देश के कई राज्यों के लिए हीरो बन गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हैदराबाद में पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। सुबह मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी आज मिल सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में दोनों नेता विदेश जा रहे हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से ओपीएस को लेकर जनता को संबोधित किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, अचानक वो तेलंगाना के दौरे पर गए, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपनी अत्यंत मजबूत कदम जो है वो किए और ऐसे में हिमाचल की जो जीत थी, हम पहले भी कह रहे थे, एक बड़ा संदेश वो देश में देगी। और इसी क्रम में जो अगले साल तेलंगाना में बताया जा रहा है कि जनवरी में प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी वहाँ भी जो है कर्मचारी कोविड पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल करने की गारंटी दे सकती है। और इस मसले पर बात करने, कर्मचारियों से वहाँ की से बात करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद गए हैं। वहाँ पे लोगों को रोजगार जगाने के लिए कर्मचारियों में कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वो ओपीएस देने के लिए तत्पर है। और एक पब्लिक मीटिंग के लिए विशेष तौर पे जो है मुख्यमंत्री को हैदराबाद बुलाया गया है। हालांकि उनका पहले से ये कोई तय कार्यक्रम नहीं था, अचानक से उनको बुलाया गया है। और तेलंगाना में जो हिमाचल मॉडल है उसकी जो ओपीएस बहाली जो हिमाचल सरकार ने की है उसकी गारंटी में बात वहाँ पे हो सकती है। कर्मचारियों को एक विश्वास यहाँ के मुख्यमंत्री दे सकते हैं कि किस तरह से जो हिमाचल में अपनी प्रतिबद्धता कांग्रेस ने दोहराई है, अगर तेलंगाना में भी कांग्रेस आती है तो उसी प्रतिबद्धता को वहाँ अभी जो है कांग्रेस पूरा करेगी। और फिलहाल जो बताया जा रहा है, कर्नाटक के जो कर्मचारी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओपीएस बहाली को लेकर मिल चुके हैं। और यहाँ पे भी हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिल्कुल खुले तौर पे जब उन्होंने कहा था कि ओपीएस हम बहाल करके देंगे, तब से जो है लगातार हर राज्य से कहा जा रहा है कि ये काफी अच्छे कांग्रेस की एक अच्छी जो संदेश है कर्मचारी की तरफ से, जो सुक्खू है वो राज्य के लिए हीरो के तौर पर बन गए हैं कांग्रेस के लिए भी। और फिलहाल अगर आज की बात करें, आज वो दिल्ली से कांगड़ा होते वे देहरा वापस पहुंचेंगे और वहाँ पे जो है कुछ परियोजना वहाँ उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और आज शाम दोबारा से वो दिल्ली लौटेंगे और वहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनसे वो मुलाकात आज शाम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अगले दिन यानी कल की बात करें 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में वो वहाँ पे जो है भाग लेंगे। और इसके बाद 28 तारीख को सम्मान समारोह उनके लिए कर्मचारियों ने रखा है, वहाँ पे जो है धर्मशाला में वो वहाँ पे भाग लेंगे और कर्मचारी जो है उनका आभार जताएंगे ओपीएस यहाँ पे बहाल करके देने के लिए। ओपीएस को लेकर जिस तरीके से लागू किया है ओपीएस सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब हिमाचल प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभरा है कांग्रेस के लिए, जिसको अब वो आने वाले राज्यों में पेश कर सकती है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि राज्य बेशक हिमाचल छोटा है लेकिन इसके बीच का मायने बड़े हैं, संदेश बड़ा है। तो ऐसे में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो एक संदेश देना चाह रहे थे कि जो हिमाचल में गारंटियां दी हैं कांग्रेस उनको लगातार प्रतिबद्ध है कि उनको पूरा करेंगे। और जिस तरह कहा गया था कि सबसे पहले ओपीएस की गारंटी, जो सबसे बड़ी गारंटी उन्होंने दी थी, उसको बहाल करेंगे, तो अभी वो बहाल कर चुके हैं हिमाचल में। तो ऐसे में कर्मचारी भी यहाँ के खुश हैं और जो फिलहाल बाकी देश के जो कर्मचारी हैं वो भी हिमाचल को एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस को अगर वो जिताते हैं तो क्या उनके प्रदेशों में भी ओपीएस बहाल हो सकती है। तो इसको लेके जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगातार कई प्रदेशों के जो कांग्रेस नेता है वो भी मिल रहे हैं। एक रोल मॉडल की तरह हिमाचल को लिया जा रहा है। यहाँ पे जो ओपीएस बहाल की गई है उसका जो मॉडल है, उसका जो एसओपी वगैरह थी, वो जो बाकी चीजें थी, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है बाकी राज्यों के लिए कि किस तरह अगर अन्य राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पे किस तरह ये किया जा सकता है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 मई को यानी आज नई दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विमान द्वारा रवाना होकर दोपहर 1:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां दोपहर 2:10 पर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल लीला पैलेस में आयोजित मीट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल नई दिल्ली में रात्रि विश्राम भी करेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं। सुबह 12 बजे पे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1:45 में दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर चाणक्यपुरी स्थित होटल लीला पैलेस में आयोजित मीट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में शामिल होंगे। उसमें मीट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट का उद्देश्य ये रहता है कि देश भर में जो सफल नीतिगत पहलों है उसको पहचानना, उसको उजागर करना और विशेषज्ञों और अग्रणी चिकित्सकों के साथ एक साथ लाना, ताकि इस विशाल राष्ट्र में नीतिगत परिदृश्य की ताकत, कमजोरी और अवसरों का जानबूझकर और गरीब रूप से मूल्यांकन किया जा सके। तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम किया है, उन सभी नीतियों को वहां पर साझा कर सकते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कई अवार्ड केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने जीते हैं, तो तमाम तरह की योजनाएं हैं, नीति है, उसको लेकर इस जो बड़ी कार्यक्रम है मीट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रख सकते हैं। क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ की हर एक वो नीति की तारीफ है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इन 4-4.5 सालों में जनता के बीच में लाया, छत्तीसगढ़ में लाया है, तो निश्चित तौर पर एक सफल नीति है। और इन नीतियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब इस समिट मीट में रखेंगे, इस पूरे कार्यक्रम में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर एक मूल्यांकन और जवाबदारों की जो मीटिंग नीतिगत फैसलों के लेकर एक चर्चा आयोजित की गई है दिल्ली में, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और तमाम नीतियों को वहां पर रखेंगे। जी, इस कार्यक्रम के अलावा क्या कोई और कार्यक्रम भी प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, क्योंकि रात्रि विश्राम वो करने वाले हैं दिल्ली में? देखिए, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के और आगे के कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो कार्यक्रम है वो आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो इस समिट में शामिल होंगे और नीतिगत जो फैसले हैं उसको लिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री भूपेश में शामिल होंगे। रही बात बैठक के, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से उनका जो कार्यक्रम आया है वो नीति आयोग की बैठक में 29 तारीख को होने वाले बैठक है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं अगर रुकेंगे तो। लेकिन 29 तारीख होने की वजह से ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान छत्तीसगढ़ भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद वो इस नीतिगत आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए 29 मई को वहां पर पहुंच सकते हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके साथ बैठक है। और ये बैठक साल भर में एक बार होती है, तो बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें भी 29 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। जी, ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई को 2 मार्गों से शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य सेवा के निदेशक ने इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर मातृत्व अवकाश और चिकित्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश को छोड़कर 19 जून से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी प्रकार के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। यात्रा अवधि के दौरान पर्याप्त स्टाफ सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को डॉक्टरों और पैरामेडिकल के अवकाश आवेदनों को स्वीकृत नहीं करने का भी निर्देश दिया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। श्रद्धालु ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि अमरनाथ यात्रा के लिए तारीख के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। यात्रा कुल 62 दिनों तक जारी रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, उसको लेकर पहले से ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, यात्रा फिलहाल 1 तारीख से शुरू होने जा रही है, 1 जून से। और कहा जाए तो इससे पहले प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गया है। यहाँ एक तरफ रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सेहत
को भी देखते हुए पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अब अगर कोई छुट्टी लेना भी चाहेगा तो उसको कहा जाए जो मैटरनिटी लीव है वो उसके आधार पर छुट्टी मिलेगी, या फिर स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसके आधार पर ही छुट्टी जो है वो मिल पाएगी। लेकिन बाकी की छुट्टियां जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले भी सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जितने भी लंगर लगते हैं वहां पर जो खाना है वो जल्दी से पचने वाला हो वही खाना लगाया जाएगा। खास करके जो तला हुआ और अधिक मसालों वाला व्यंजन जो है वो नहीं परोसा जाएगा। ऐसा एक मेन्यू जो है वो बनाया गया था, लेकिन कहा जाए तो एक नया आदेश जो है वो सरकार ने सेहत श्रद्धालुओं की सेहत को देखते हुए ये लिया है और यात्रा करीब 62 दिन चलेगी। हालांकि इस बार यात्रा की अवधि भी जो है वो ज्यादा रखी गई है। अमूमन देखा जाता है कि यात्रा जो है वो करीब 40 से 45 दिन यात्रा का समय रखा जाता है, लेकिन इस बार यात्रा की अवधि जो है वो भी 62 दिन रखी गई है और लगातार जो है इस बार श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ आने की संख्या जो है वो आशंका उसकी जताई जा रही है कि इस बार श्रद्धालु जो है बहुत संख्या में आएंगे। इसी को लेकर प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम जो है वो मोल नहीं लेना चाहता और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं जो हैं वो मिले। इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। मुस्कान, रजिस्ट्रेशन भी यात्रा के लिए जारी है रविंद्र, कब तक जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन? जी देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर के बाहर भी जितनी बैंक की यस बैंक है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है या फिर कई और बैंक हैं जो इस समय रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहती है यात्रा के बीच में भी, क्योंकि कई श्रद्धालु जो है वो बीच यात्रा में ही अपना कार्यक्रम तय करते हैं, तो उसी के मुताबिक यात्रा जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहता है। लेकिन कहा जाए तो अगर कोई चौपर से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ेगी और उसकी ऑनलाइन बुकिंग जो है वो भी खोल दी गई है। लेकिन कहा जाए तो प्रशासन हर संभव मदद देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी रविंद्र, जिस तरीके से यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तैयारियां किस प्रकार की है? क्योंकि कई बार मार्ग अवरुद्ध रहता है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए इस बार प्रशासन की क्या तैयारियां? जी देखिए, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। पहलगाम और बाल्टा दोनों रास्तों पर बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है और बाबा बर्फानी की गुफा के पास याद होगा आपको कि पिछले साल जो है फ्लैश फ्लड आया था गुफा के बिल्कुल पास में एक बरसाती नाले में, वहां टेंट में करीब 50 से 55 लोग जो हैं उनकी जान चली गई थी। लेकिन कहा जाए तो इस बार ऐसा कोई भी जोखिम मोल नहीं लिया जा रहा है। जो बरसाती नाले हैं जहां पर आशंका जताई जा सकती है कि यहाँ अगर मौसम खराब होता है तो उस दौरान फ्लैश फ्लड आ सकता है, तो वहां से इस बार जो टेंट है या यात्रियों को रहने का जो प्रबंध किया जाता है वहां पर नहीं किया गया है और रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी जो है वो ना हो। और पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। हालांकि कुछ वीडियो और कुछ फोटो जो हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।